अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम पोलैंड के वीज़े की बात करेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए पोलैंड का वीज़ा किस तरह अप्लाई किया जा सकता है। क्या ये आसान है वीज़ा या ये मुश्किल है, या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर हम लगाते हैं और हम अप्लाई करते हैं तो हमें वीज़ा जो मिलने के चांसेस है वो काफ़ी जो है वो ज़्यादा जो है वो बन जाएँ। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले ये बात करूँ कि ये पोलैंड जो है ये यूरोपीय यूनियन का मुल्क है, और इसमें यह है कि ये जब शेंजन स्टेट का ये मेंबर है, इसका जो बॉर्डर है जो इसके साथ जो बॉर्डर वगैरह के साथ जो इसके दूसरे ममालिक हैं, इसमें लुथानिया आ जाता है, रशिया आ जाता है, ये बेलारूस आ जाता है, यूक्रेन है। ये जो मुल्क हैं इसके जो बॉर्डर हैं इसके साथ ये मिलते हैं। ये यूरोपीय यूनियन का मेंबर 10 मई 2004 को बना था और 2007 को ये शेंजन स्टेट का हिस्सा भी बन गया था। 10 अप्रैल 2010 को एक बड़ा जो बड़ा नुकसान हुआ था इसका, वो तारीख में लिखा गया है। इसमें यह था कि इनके जो मुल्क के जो सदर थे वो अपनी कबीना के साथ, जो इनकी कबीना थी एक जिसमें 90 जो अफराद थे वो इसके अंदर ये शामिल थे। ये एक सरकारी दौरे के ऊपर कहीं ये अपने त्यारे में बैठकर जा रहे थे, लेकिन ये हुआ कि ये जब ये रशिया की एक जो शहर है उसके ये करीब ही पहुंचते हैं तो ये इनका जो पूरे का पूरा ये जो त्यारा था ये क्रैश हो जाता है, और क्रैश होने के नतीजे में ये तमाम जो इसके अंदर जो अफराद थे, विमान सदर और इनकी जो पूरी कबीना थी जिसके अंदर बड़े ही इनके काबल जो सारे सरकारी जो इनकी कैबिनेट के लोग थे वो सब के सब जो थे वो मौके के ऊपर जो है वो उनकी वफात हो जाती है। दोस्तों ये 2023 के अंदर जो है ना वो रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला कर देता है, और इसके नतीजे में ये होता है ये तकरीबन 11 लाख जो यूक्रेनी जो जहाँ के लोग थे, जो इनके रहायशी थे, इस मुल्क थे, वो अपनी जान बचाने के लिए पोलैंड की तरफ जो है ना वो जाते हैं, और पोलैंड का जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे अपनी जान को जो है वो बचाने के लिए इस मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। इसमें ये पोलैंड कहता है कि जब यहाँ पे कुछ अभी अमन व अमान का मामला हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये सारे जो लोग हैं ये यहाँ से वापस नहीं गए हैं। ये तकरीबन 10 लाख लोग जो कि यूक्रेन के हैं वो यहाँ पे रह गए, हमारे मुल्क के ऊपर जो है वो बोझ बना हुआ है। अच्छा, इकॉनमी की अगर दोस्तों अगर बात करें तो बड़ी इनकी मजबूत इकॉनमी है, बड़ा ही अपना इनका रोज़गार के जो है बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे मौके हैं वो मिलते रहते हैं, नौकरी बहुत ज़्यादा है, कामकाज के लिहाज से बंदा अच्छे जो है वो इस मुल्क के अंदर पैसे बना लेता है। यूरो यहाँ पे भी चलता है। सियाहत के हवाले से इनके जो नंबर है वो कह रहे हैं जी 2019 के अंदर एक बड़ी तादाद ने इस मुल्क का रुख किया था। ये तकरीबन 19-20 लाख जो अफराद थे वो सियाहत के लिए इस मुल्क के अंदर आए थे। इसमें यूरोप के भी थे और दूसरे ममालिक से भी लोग थे जिन्होंने इस मुल्क का सियाहत के लिए 2019 के अंदर रिकॉर्ड जो था वो रुख किया था। खेलों के हवाले से भी दोस्तों ये मुल्क बहुत ज़्यादा जो है वो अपना मशहूर है। इसकी जो ज़्यादा सबसे जो स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं उसमें ये मोटरसाइकिल स्पीडवे है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, मिक्स मार्शल आर्ट है। इन तमाम जो खेलों का रुझान है यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों वीज़े की अगर बात करें तो इसमें बड़ा ही अहम ये एक पूछा जाता है कि क्या ये पोलैंड जो है वो वीज़ा देता है। तो इसके जो नंबर हैं ये बताते हैं कि दोस्तों ये 2022-23 के अंदर ना सबसे ज़्यादा यूरोपीय ममालिक जितने भी हैं ना यूरोपीय यूनियन के, इसमें से सबसे ज़्यादा इनकी जो रेशो है ना इसने वीज़े इशू किए थे। चाहे इसके अंदर टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे इसके अंदर आ जाता है आपका वर्क परमिट्स वगैरह आ जाते हैं। दोस्तों ये जो मुल्क है ना ये अपने कामकाज की वजह से भी आपको मैंने बताया कि ये मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे नौकरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अच्छे जो है यहाँ पे हालात दिए जाते हैं, साजगार एक माहौल दिया जाता है ताकि बंदा एक मुतमईन तरीके के साथ काम शाम यहाँ पे कर सके और एक अच्छा रोज़गार कमा सके। दोस्तों अगर इनके वीज़े की इकसाम के बारे में बात करें ना तो इसमें ये काफ़ी किस्म के ये वीज़े होते हैं। मतलब ये सियाहत का वीज़ा आ जाता है, ये स्टडी वीज़ा आ जाता है, मेडिकल का वीज़ा आ जाता है, किसी रिश्तेदार की अगर आपने तीमारदारी करने जानी है उसका वीज़ा आ जाता है, या किसी के आपने शादी के ऊपर जाना है उसका ये आपको वीज़ा मिल जाता है, या आपका कोई वहाँ पे किसी की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है तो उसको आपने जाना है तो इसके लिए भी आप जो है ना वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये बाकायदा एक आपको एक लिस्ट होती है जिसको आप देखते हुए या अपने एक माहौल को देखते हुए इसमें आप वीज़ा जो है वो अपना अप्लाई करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इसकी वर्क परमिट की जो कैटेगरी है। अगर आप काम करना चाह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो मेरे पास स्किल्स है ना वो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ मुतमईन नहीं हूँ, मेरे जो काम का मुझे मुआवजा मिलता है वो जो मेरा स्किल्स जितना मैंने मेहनत करके इसको सीखा है उसके मुताबिक यहाँ पे मैं पूरा नहीं ले रहा या मुझे उस हिसाब से वो मिलता नहीं है, तो इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं स्किल जो मेरे पास है मैं इसको किसी दूसरे मुल्क में जाके उनके लिए जो है वो मैं सर्विस दूँ। तो उसके लिए भी एक कैटेगरी होती है। इसके लिए ये जो
पोलैंड है, इसने भी आपके लिए, अगर आप स्किल्ड वर्कर के अंदर जाना चाह रहे हैं तो ये आपको कैटेगरी दी है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 कैटेगरी हैं। इसमें जो अगर ए कैटेगरी है ना उसकी बात करें तो इसका जो आपका मतलब कंपनी का जो बॉस होता है वो पोलैंड के अंदर होता है, वो आपके स्किल्स को देखता है, उसको आप अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं, जी मैं काम करना चाह रहा हूँ, उसके बाद वो आपकी उसके साथ एक बात है हो जाती है, वो आपको फिर जो उनका अपना होम ऑफिस होता है वो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो जमा करवाता है, और उस बंदे की जो पोलैंड के अंदर जो आपका बॉस है उसकी बाकायदा वहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर हुई होती है, उसका एक टैक्स नंबर्स वगैरह होते हैं, वो नंबर के थ्रू फिर आपके तमाम जो होते हैं वहाँ मामला करता है, और उसके बाद फिर आपको वर्क परमिट इशू करवा के दिया जाता है। दूसरी जो इसकी कैटेगरी आ जाती है वो बी कैटेगरी आ जाती है, वो ये होती है कि आप कहते हैं कि आप किसी के अंदर ज़ेरे मतलब सरपरस्ती आप काम कर रहे हैं, और वो आपको आपका जो मालिक है जिसमें जहाँ पे आप काम करें वो कह रहा है कि ठीक है आप दूसरी जो हम ब्रांच है वो अब हम पोलैंड के अंदर जाके शुरू करना चाह रहे हैं, लिहाजा इस मकसद के लिए हमें आपको जो है वो पोलैंड भिजवाना होगा, आप वहाँ पे जाके रहेंगे, जो ड्यूरेशन होगा जो आपको भिजवा रहे हैं ये 90 दिन से ऊपर होगा, इस वजह से फिर उसका जो वर्क परमिट होगा वो 6 महीने का वर्क परमिट अप्लाई होगा। इसी तरह दोस्तों ये सी कैटेगरी है और डी कैटेगरी है, ये मुख्तलिफ इनकी कैटेगरी होती हैं जिसको आप देखते हुए अपने मामलात और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से अगर आप बात करें कि आमतौर पर जो आपको वीज़ा रिकमेंडेशन में आता है या जो आपको पोलैंड का वीज़ा मिलता है वो कौन सी इसकी कैटेगरी होती है, तो दोस्तों वो डी कैटेगरी होती है। ये डी कैटेगरी जो होती है इसको ये 90 दिन का वीज़ा कम से कम होता है, और उसके बाद अगर लॉन्ग इसके अंदर स्टे के अंदर चले जाएँ तो ये 1 साल तक ये आपके लिए वैलिड होता है, कि मतलब 1 साल तक आप इस वीज़े की इस कैटेगरी के साथ पोलैंड के अंदर रह सकते हैं। 1 साल जैसे ही आपका ये मुकम्मल होता है फिर आपको दोबारा अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं जहां आप जॉब कर रहे होते हैं, आपको अपने उस एम्प्लॉय की दोबारा जो है वो अपना जो लेटर होता है वो लेना होता है, और अपना दोबारा जो एक्सटेंशन होती है वो आपने अप्लाई करना होती है। दोस्तों अगर आप पोलैंड का जो वर्क वीज़ा है वो लेना चाह रहे हैं तो आपके पास अगर ID कार्ड है, पासपोर्ट है, आपके जो स्किल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने कोई जॉब कोई ऐसी स्किल्स के अंदर कोई की हुई है तो वो आपके पास कोई डिप्लोमा अगर है, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह है तो ये आप अपनी जो चीज़ें होंगी जो आपका पोलैंड के अंदर जो एम्प्लॉय होगा उसको आप ये चीज़ें भिजवाएंगे, और वो चीज़ें आपकी सब ये इकट्ठी करके जो आपका आगे मेन जो बॉस होगा वो पोलैंड में वीवोडी शिप ऑफिस में अपने बिहाफ के ऊपर इन तमाम कागजात को जमा करवाएगा कि इस बंदे को परमिट इशू किया जाए। अच्छा दोस्तों जो आपका एम्प्लॉय होगा ना जो पोलैंड के अंदर होगा, जो आपका केस सारा कर रहा होगा, वो अपने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसने अपने होम ऑफिस के अंदर सबमिट करने हैं, और आपके बिहाफ के ऊपर सारे जैसे आपको मैंने पहले बताया कि वो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, वो ये बताएगा कि फर्जी जो ये नाम है जो शकील साहब हैं ये यहाँ पे हमारे लिए काम करना चाहते हैं, या हम इनको हायर करते हैं कि यहाँ पे आके वो पोलैंड में काम करें, इनकी इतनी सैलरी होगी, इनकी जो सर्विसेज होंगी इसके पेश नज़र हम इनको माहाना इतने पैसे देंगे, वो सारी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी होगी। दोस्तों आपको जब ये चीज़ वो बता दें कि आपका हमने केस वगैरह जो है वो फॉरवर्ड कर दिया हुआ, इस दौरान आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अगर पाकिस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो आपने अपने मुतलका जो 15 का होगा जो यहाँ पे जो इनका ऑफिस होगा वहाँ पे आपने जाके अपना जो कलेक्टेड सर्टिफिकेट है वो आपने तैयार करवाना है, क्योंकि वो जब आपका ये जो एम्बेसी के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइनलाइज जब सारे जाएंगे उसके अंदर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि आया कोई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, कोई आप ऐसी किसी मामलात के अंदर कोई लगे हुए तो नहीं है जो कि अपना गैर कानूनी और इलीगल कवानीन के अंदर कोई मामलात आते हों, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है वो आपकी देखी जाती हैं। आपने अपना जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आपने अपना तैयार करवाना है और उसको अटेस्ट करवाना है। दोस्तों इसमें जो आखिरी जो मरहला होगा, आखिरी जो इसके अंदर काम करना होगा वो ये होगा कि जब आपके तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स जो कि पोलैंड के अंदर आपके वर्क परमिट के लिए गए होंगे, जब वो फाइनलाइज हो जाएंगे वहाँ से आपका एक लेटर जो होम ऑफिस होगा वो आपको इशू करके देगा। वो वाला जो लेटर होगा वो आपको पाकिस्तान भिजवाया जाएगा, और वो फिर आपको वो वाला लेटर एम्बेसी के अंदर पोलैंड के जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद से हैं, अगर आप यहाँ कराची से हैं तो आपकी कराची में है तो वो आप अपनी कॉन्सुलेट चेक कर सकते हैं, और अगर आप इस्लामाबाद की तरफ से या पंजाब की तरफ से है तो आपने
जो इस्लामाबाद में इसकी एम्बेसी होगी वहाँ पे वो जो लेटर होगा वो आपने वहाँ पे जमा करवाना है। उसके बाद उसकी तस्दीक होगी, और अगर उसकी तस्दीक वगैरह आपके नाम के साथ सब चीज़ें मैच हो जाती हैं तो उसके बाद आपको एक नंबर अलॉट किया जाएगा या आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी कि फ़लाँ तारीख को आके अपने तमाम तर जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बाहर से या जो भी यहाँ पे आपकी डिग्रीज़ हैं या आपके सर्टिफिकेट्स हैं या आपकी जो माजी के अंदर आपने जो अपनी प्रैक्टिस वगैरह की हुई हैं वो तमाम तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा दें। उसके बाद साथ जो आपकी अपनी एप्लीकेशन फ़ीस होगी वो पोलैंड की एम्बेसी में जमा करवाएंगे, वो तकरीबन 90 यूरो के अराउंड होगी। और उसके बाद जब आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको वीज़ा स्टिकर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तमाम मालूमात थी जो आपके साथ मैंने पोलैंड वीज़ा के हवाले से शेयर की कि किस तरह आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह आप वर्क परमिट इसका अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जो आपको ये सर्विसेज वगैरह देती हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह बनाई हुई है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तमाम तर जो आपकी ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगी वो अपने मुतलका जो डिपार्टमेंट होगा जिन्होंने उनसे कहा होगा कि हमें इस कैटेगरी का बंदा चाहिए, वो उनसे ये कंसल्ट करेंगे और आपको फिर ये होगा कि बगैर कोई लंबे चौड़े पैसे खर्च किए हुए आपको वर्क परमिट भी दिया जा सकता है, वो दिलवा देंगी। अपनी उनकी कुछ फीसेस वगैरह होंगी वो आपसे चार्ज करेंगी। यकीनन ये सब चीज़ें आपके साथ पहले उन्होंने कमिटमेंट कर लेना कि हम क्या आपसे जो है ना वो चार्ज करेंगे। दोस्तों अगर आप पोलैंड का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या हमारी खिदमत हासिल करना चाह रहे हैं तो आप हमारे इस नंबर पे 0321863558 पर रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।